गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सविता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर पिंटम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम एक टॉपिक ले रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का विचार सर्वप्रथम अर्थशास्त्री गोसेन ने दिया, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम के नाम से भी हम जानते हैं। बाद में मार्शल ने इसको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो उसे अतिरिक्त लाभ मिलता है वो वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण है कि इसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि इसमें पूर्ण स्थापन्न वस्तु का अभाव होता है। मतलब हम प्रत्येक वस्तु जो वस्तु होती है एक दूसरे की पूर्ण स्थापन्न नहीं होती है। हम एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को केवल एक निश्चित मात्रा तक ही प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक समय में केवल एक ही आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं सीमित होती हैं और हमारे पास समय और साधन सीमित होता है। तो जैसे व्यक्ति एक अपनी वस्तु का उपभोग करता जाता है तो एक निश्चित सीमा के बाद उससे मिलने वाली जो उपयोगिता घटती है और घटकर शून्य हो जाती है। फिर वैकल्पिक उपयोग होते हैं। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनका हम कई कामों में उपयोग करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम होते हैं और कुछ कम महत्व के काम होते हैं। तो जब किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ने लगता है और उससे मिलने वाली जब उपयोगिता घटने लगती है तो व्यक्ति उसका जो स्थान उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का जो कम महत्व वाली वस्तु होता है उसका उपयोग करने लगता है। फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम एक टेबल की सहायता से भी दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसमें 3 कॉलम किए हैं। पहले कॉलम में हमने रोटियों की संख्या, दूसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता और तीसरे कॉलम में हमने कुल उपयोगिता दिखाई है। उपभोक्ता जब रोटी की पहली इकाई का उपयोग करता है तो उससे मिलने वाली उसकी सीमांत उपयोगिता 20 है और कुल उपयोगिता भी उसको 20 ही मिल रही है। फिर जब रोटी की इकाइयों की संख्या बढ़ के 1 से 2 हो जाती है तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता भी बढ़ रही है, 20 से बढ़ के 25 हो गई और कुल उपयोगिता भी 20 से बढ़ के 45 हो गई। जब तीसरी इकाई का उपयोग करता है तो सीमांत उपयोगिता अब घटने लगी, 25 से घट के 15 हो गई और कुल उपयोगिता 45 से बढ़ के 60 हो गई। फिर जब चौथी इकाई का उपयोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 15 से घट के 10 हो गई और यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ के 60 से 70, लेकिन यहाँ पर कुल उपयोगिता के बढ़ने की जो गति है वो कम हो गई। जब उपभोक्ता 5वीं इकाई का उपयोग करता है तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता 10 से घट के 6 हो गई और कुल उपयोगिता 70 से बढ़ के 75, मतलब यहाँ बढ़ने की गति जो है बहुत कम हो गई। फिर जब उपभोक्ता 6वीं इकाई का उपयोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। मतलब ये पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है यहाँ पर। फिर इसके बाद जब उपभोक्ता नहीं रुकता है और अगली इकाई का उपयोग करता है 7वीं का, तो यहाँ पर अब सीमांत उपयोगिता में उसको उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता मिलने लगती है। यहाँ पर उसको ऋणात्मक उपयोगिता मिल रही है -5 और यहाँ पर कुल उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बाद घटने लगती है। तो 75 से घट के 70 और फिर जब और अगली इकाई का उपयोग करता है तो ये -5 से -10 हो जाती है और कुल उपयोगिता 70 से घट के 60 हो जाती है। टेबल से हमें ये स्पष्ट होता है कि जब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता अधिकतम होती है, ज्यादा होती है, तो कुल उपयोगिता तेजी से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता 6वीं इकाई में 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। इसी को हम चित्र की सहायता से दिखा सकते हैं। एक्स अक्ष पर हमने ये 2 डायग्राम है, ऊपर वाले में हमने कुल उपयोगिता दिखाया है और नीचे वाले में हमने सीमांत उपयोगिता दिखाई है। एक्स अक्ष पर रोटियों की संख्या, यहाँ भी हमने एक्स अक्ष पर रोटी की संख्या दिखाई है। तो सबसे पहले देखते हैं ये सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता में देखते हैं कि उपयोक्ता जैसे जैसे रोटियों का उपयोग करता है तो ए बिंदु तक यहाँ पर उसकी जो उपयोगिता है वो तेजी से बढ़ती है और ए बिंदु के पश्चात घटने लगती है और घटते घटते 6वीं इकाई पर 0 में पहुंच जाती है और इसके बाद भी उपभोक्ता यदि नहीं रुकता है तो यहाँ से वो माइनस होने लगती है। कुल उपयोगिता डी बिंदु तक तेजी से बढ़ती है। डी बिंदु के बाद उसकी बढ़ने की जो गति है वो कम हो जाती है और M और M1 के बीच में यहाँ पर जो कुल उपयोगिता है वो अधिकतम हो जाती है। यही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। इसके बाद
भी जब उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करना नहीं रोकता है तो इसके बाद अगली इकाई का जब उपभोग करता है तो यहाँ पर कुल उपयोगिता इसके बाद घटने लगती है। तो इस तरह से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों के बीच में संबंध पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यताएं हैं, मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ही लागू होता है। तो इसमें सबसे पहली मान्यता ये है कि इकाइयों के गुण व रूप में समरूप होना। इकाइयों के गुण और रूप में समरूप होना मतलब कि जो सीमांत उपयोगिता में इकाइयों को एक समरूप माना जाता है, गुण आकार में सब में एक जैसी माना जाता है, तभी ये नियम लागू होगा। वस्तु की इकाइयों का उपयुक्त होना, इसमें हम ये मानते हैं कि वस्तु की जो इकाइयां हैं एक उपयुक्त होना चाहिए, मतलब न इकाई बड़ी होनी चाहिए न बहुत छोटी होनी चाहिए, सही आकार होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। फिर इसमें ये माना जाता है कि जो वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है वो निरंतर होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उपभोग करने के बीच में यदि समय का अंतर हो जाता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। फिर इसके अलावा कि वस्तु की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कीमत में परिवर्तन, न कीमत बढ़े न कीमत घटे, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होगा तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन आ जाएगा। फिर जो ये सिद्धांत है केवल सुख में दशाओं में लागू होता है, क्योंकि सुख की स्थितियों में उपभोक्ता सामान्य स्थिति में होता है और जैसे दुख में परिस्थिति आती है तो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति परिवर्तित होने लगती है, तो इसलिए ये नियम फिर लागू नहीं हो पाएगा। फिर उपभोक्ता की रुचि, फैशन, रीति रिवाज, स्वभाव सब कुछ को स्थिर मान लिया जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस मान्यताओं के साथ, मतलब ये मान्यताएं यदि होंगी तो ही ये नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। तो यदि मान्यताएं लागू नहीं होती हैं तो अपवाद स्वरूप कभी ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां यदि बहुत छोटी हो जाएं, मतलब उपभोक्ता यदि किसी वस्तु की इकाइयां जो उपभोग करता है बहुत छोटी है तो ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और उसको बूंद बूंद करके पानी दिया जाए तो हर बूंद के साथ उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, घटेगी नहीं, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं शराबी व्यक्ति के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हमने जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये मान्यता को लेकर चलता है कि उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है वो सामान्य होनी चाहिए, लेकिन एक शराबी व्यक्ति या शराब के नशे में वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, इसलिए यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। फिर कहते हैं कि दुर्लभ और विचित्र वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता। दुर्लभ वस्तु जैसे डाक टिकट है, सिक्के हैं या किसी कलाकार की कलाकृतियां हैं, तो इनको हम जैसे जैसे एकत्र करते जाते हैं इससे मिलने वाली उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ने लगती है। लेकिन ये अपवाद भी सही नहीं है, क्योंकि ये मान्यता मान के चलते हैं कि क्रम लगातार होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए उपभोग में। लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, एक तो पहली बात एक जैसे सिक्के या एक जैसी कलाकृतियां इकट्ठी नहीं करता है, या कोई भी जो व्यक्ति होता है वो मतलब जो इनके बीच में जो समय अंतराल होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग समय में अलग अलग सिक्कों को, अलग अलग कलाकृतियों को इकट्ठा करता है, इसलिए उपयोगिता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती जाती है, तो ये अपवाद भी सही नहीं है। फिर इसके बाद जैसे कहते हैं धन संचय की प्रवृत्ति या शान शौकत पर ये नियम लागू नहीं होता है। कहते हैं कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है, तो यहाँ पर कि जैसे जैसे मनुष्य धन का संचय करता जाता है उसकी उपयोगिता घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र में एक वास्तविक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, न कि एक मशीनी मनुष्य का, तो यह बात भी सही नहीं है। फिर इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे सुरीले गीत, सुंदर कविता, इनको सुनने में ये नियम लागू नहीं होता है, तो यह बात भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी गीत है, कोई भी कविता है, यदि हम 100 बार सुनेंगे तो 101वें बार जरूर इसमें होने वाली जो उपयोगिता है निश्चित रूप से घटेगी। अब जहाँ पर इसके इतने अपवाद हैं वहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का बहुत महत्व है। सबसे पहला महत्व तो उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत में इसका महत्व है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता की बचत को मापने में, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता वस्तु की सीमांत उपयोगिता से ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार नहीं होता है। और इसमें ये रहता है कि उपभोक्ता जो वस्तु की कीमत देता है उसमें वो तब तक किसी इकाइयों को क्रय करता है जब तक कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य के बराबर ना हो जाए। फिर ये मांग के नियम का आधार है, क्योंकि मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, इसका कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है। फिर कीमत सिद्धांत जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है।
क्योंकि वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर उसकी जो कीमत है वो घट जाती है और घटने पर बढ़ जाती है। फिर इसके अतिरिक्त नए उत्पादों को प्रोत्साहन मिलता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से नए उत्पादों को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है, उससे मिलने वाली जब उसको संतुष्टि घटने लगती है तो वो उस वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु की मांग करता है और उसी से उत्पादक को नई वस्तुओं को उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। आधुनिक कर प्रणाली का आधार भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम का आधार भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता नियम की यदि कई अपवाद हैं तो उसके साथ इसका बहुत अधिक महत्व है। थैंक यू।